जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 1905 की उस योजना की। एक ऐसी योजना जिसका मकसद था बंगाल को बांटना। पर देखिए, उसने अनजाने में पूरे भारत को ही एक कर दिया। बड़ी दिलचस्प कहानी है ना, जहां इरादा था फूट डालने का, पर नतीजा निकला अटूट एकता का। क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बंगाल विभाजन की ये पूरी स्कीम थी क्या, फिर अंग्रेजों की वो मशहूर या कहें बदनाम बांटो और राज करो की पॉलिसी। उसके बाद देखेंगे कि जवाब में स्वदेशी आंदोलन कैसे एक लहर बन गया, कैसे अंग्रेजों को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, और आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को ही क्यों चुना? वो बंगाल जो उस वक्त भारतीय राष्ट्रवाद का आप कह सकते हैं दिल था। इसी सवाल के जवाब में ना पूरी कहानी की चाबी छुपी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, उस समय का बंगाल सिर्फ एक सूबा नहीं था, वो भारत की पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल एनर्जी का सेंटर था। राष्ट्रवाद की आग सबसे तेज यहीं जल रही थी, और जाहिर है अंग्रेज सरकार इस उठती हुई आवाज से, इस बढ़ती एकता से घबरा गई थी। उन्हें साफ दिख रहा था कि अगर इस चिंगारी को अभी नहीं बुझाया तो ये उनके पूरे साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। तो अंग्रेजों ने दुनिया को क्या बताया? उन्होंने कहा, अरे ये तो बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, बंगाल बहुत बड़ा है, उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। मतलब बेहतर गवर्नेंस का बहाना बनाया। लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। पर्दे के पीछे का खेल था राष्ट्रवाद की इस लहर को कुचलना और अपनी बांटो और राज करो की पॉलिसी को जमीन पर उतारना। और इस पूरे मास्टर प्लान का आर्किटेक्ट कौन था? वो था लॉर्ड कर्जन, उस वक्त का वाइसरॉय, यानी भारत में ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा चेहरा। इसी ने बंगाल को बांटने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। और भारतीय लीडर्स ने कर्जन के इस कदम को कैसे देखा, इसका अंदाजा आप गोपाल कृष्ण गोखले के इस एक बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने कर्जन की तुलना सीधे सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब से कर दी। सोचिए, यह दिखाता है कि लोगों में गुस्सा कितना ज्यादा था। तो अब सवाल यह है कि ये बांटो और राज करो की नीति काम कैसे करती? अंग्रेजों ने अपना सबसे पुराना और सबसे खतरनाक हथियार निकाला, धर्म। उन्होंने बंगाल को बिल्कुल बीच से मजहब के आधार पर बांट दिया। एक हिस्सा बना पश्चिम बंगाल, जहां हिंदू आबादी ज्यादा थी। दूसरा बना पूर्वी बंगाल, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। प्लान बड़ा सीधा था, दोनों समुदायों के बीच ऐसी खाई खोद दो कि वो कभी एक साथ आकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े ही ना हो पाएं। पर खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, चाल इससे भी ज्यादा शातिर थी। पूर्वी बंगाल में उन्होंने मुसलमानों को कहा, हम आपके साथ हैं, हम आपको खास अधिकार देंगे। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को डराया कि देखो, हम तुम्हें मुस्लिम बहुमत से बचा रहे हैं। मतलब एक ही तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश थी। लेकिन अंग्रेजों ने एक चीज का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया था, उनका पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। लोगों को तोड़ने की ये कोशिश लोगों को जोड़ने की वजह बन गई। और इसी विभाजन के जवाब में जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का। इसके 3 बड़े स्तंभ थे। पहला, बहिष्कार, यानी ब्रिटिश सामानों को पूरी तरह से नकार दो। दूसरा, स्वदेशी, मतलब अपने देश में बनी चीजों को अपनाओ। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी था, एकता, हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा प्रदर्शन करो जो अंग्रेजों की पूरी योजना पर पानी फेर दे। और ये आंदोलन सिर्फ बातों तक ही नहीं रहा, ये सड़कों पर उतर आया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश स्कूलों में जाना बंद कर दिया। यहां तक कि भारतीय उद्योगपति भी आगे आए और अपने देश में फैक्ट्रियां लगाने लगे। इसी दौर में जमशेदजी टाटा ने अपनी मशहूर स्टील कंपनी की नींव रखी थी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब इतने बड़े जन आंदोलन के सामने, इतनी जबरदस्त एकता के सामने, अंग्रेजों के पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उन्हें यह मानना पड़ा कि उनका प्लान बुरी तरह से फेल हो चुका है। अंग्रेजों को एक कड़ा सबक मिला। उन्हें समझ आ गया कि जहां लोग पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वहां बांटो और राज करो जैसी नीतियां नहीं चलती। बंगाल के लोगों ने उनकी चाल को वक्त रहते पहचान लिया और उसे कभी कामयाब होने ही नहीं दिया। तो हुआ ये कि 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ, और फिर 6 साल के लगातार संघर्ष और आंदोलन के बाद 1911 में दिल्ली दरबार में खुद किंग जॉर्ज V ने ऐलान किया कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया। अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी।
अब ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। वो राष्ट्रवाद के इस केंद्र, इस गढ़ यानी बंगाल से अपनी सत्ता का केंद्र दूर ले जाना चाहते थे। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका वो कौन सा नतीजा था जिसके बारे में किसी ने, खासकर अंग्रेजों ने, कभी सोचा भी नहीं होगा? सबसे बड़ी विडंबना देखिए, कर्जन जिस राष्ट्रवाद की आग को बुझाना चाहता था, उसकी इस कोशिश ने उस आग में घी का काम किया। वो और भड़क गई। बंगाल को बांटने की इस प्रयास ने अनजाने में ही भारत के पहले बड़े संगठित राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दे दिया। इसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई ताकत, एक नई दिशा दी। और ये कहानी हमें आज भी एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। बांटो और राज करो की ये नीतियां, जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, क्या आज भी दुनिया भर की राजनीति में हमें देखने को मिलती हैं? क्या आज भी लोगों को धर्म, जाति या किसी और आधार पर बांटने की कोशिशें होती हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले विषय पर मिलते हैं।